हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डीपीएसपीज, जो कि हैं आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके आगे आगे हम सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो डीपीएसपीज है कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। इसका सीक्वेंस क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी, जो कि एग्जाम में ऑलमोस्ट आता है। सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते रहते हैं। डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और डीपीएसपी इंस्पायर्ड कहाँ से है, मतलब सोर्स क्या है डीपीएसपी का? तो वो है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्पिरेशन वहां से है। फिर रिकमेंडेशंस, तो किसके रिकमेंडेशन पे हमने डीपीएसपी अडॉप्ट किए थे? तो रिकमेंडेशंस ऑफ तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट 1945 on the advice of constitutional expert and advisor which is सर बी एन राव। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट और सर बी एन राव। अब आता है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डीपीएसपी का एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो स्टेट को डीपीएसपी एक ऐसे रूल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने होते हैं। किस बेसिस पे? क्यों? डेमोक्रेसी को एनहेंस करने के लिए। सबसे पहली बात, ये इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को एनहेंस करते हैं ये रूल्स, ठीक है। और वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सेकंड इज वेलफेयर ऑफ द स्टेट। डीपीएसपी से जो भी गवर्नमेंट होती है वो डीपीएसपी को फॉलो करके क्या बनाती है, उसका एम क्या होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। और जो हमने प्रियम्बल पढ़ते टाइम, तो मैंने प्रियम्बल की क्लास बनाई थी, प्रियम्बल पढ़ते टाइम हमने गोल्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़े थे, ठीक है। तो उन गोल्स को, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल के गोल्स को एनहांस करती है, ठीक है, उनको प्रमोट करती है क्या? डीपीएसपीज। तो ये हमारे कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं डीपीएसपीज के, कि ये क्यों है। ऑल्दो डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल कौन से होते हैं? जो हम कोर्ट, जिनके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। अगर मेरा आज फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है तो आई कैन गो फ्रीली टू द कोर्ट। लेकिन डीपीएसपीज एक ऑब्लिगेशंस होती है, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होती है अपॉन द स्टेट, ठीक है, टू डू सर्टेन थिंग्स। लेकिन अगर स्टेट वो नहीं करती तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो आंसर इज नो, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये डायरेक्शंस हैं ओनली, दीज आर ओनली डायरेक्शंस, ठीक है। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं बस, ये इसलिए नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। तो क्वेश्चन कभी आपसे कोई कभी किसी से पूछना कि जस्टिशिएबल होती हैं डीपीएसपीज या फिर नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स हमेशा जस्टिशिएबल होते हैं और वेयर एज डीपीएसपीज आर हमेशा नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। फिर एक केस आता है हमारा लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि डीपीएसपीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ठीक है। इस केस में लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपीज ये है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये लाइन दे दी जाएगी आपको और पूछेगा कि ये कौन से केस में बताया गया था। तो द आंसर इज लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ठीक है। ऑल्दो डीपीएसपीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट स्टिल इट हैज अ मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ठीक है। डीपीएसपीज किसी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये बात मैंने अभी आपको बताई। लेकिन इसको डाला क्यों गया है? ऑल्दो ये डीपीएसपीज इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसके पीछे मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन जरूर हैं। एक अवेकन पब्लिक, ठीक है, जागरूक जो पब्लिक होती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप ये जो डीपीएसपीज हैं ये फॉर द वेलफेयर ऑफ अस हैं, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब ये अमेंडमेंट हम डीपीएसपीज में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C कौन से आर्टिकल हैं? इस अमेंडमेंट ने डीपीएसपीज को ऊपर का दर्जा प्रोवाइड किया, ठीक है। किसके? जैसे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये डीपीएसपीज हैं, तो ये इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि डीपीएसपीज आर सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपीज को ऊपर का दर्जा प्रोवाइड किया इस अमेंडमेंट ने। और कौन से आर्टिकल को? सारे डीपीएसपीज को नहीं,
ठीक है, वो तो फिर अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल को? आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी एंड 39 सब क्लॉज सी, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी आर द सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और कमाल की बात देखिए कि केशवानंद भारती केस 1973, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ, ठीक है, आर्टिकल 39 बी और 39 सी को हमेशा ऊपर का दर्जा मिलेगा फंडामेंटल राइट से, ठीक है। सो इट वाज हेल्ड वैलिड इन दिस पर्टिकुलर केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है हमारा समानता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, is the through the rule of law is the basic structure of the constitution. Establishment of egalitarian मतलब equal, ठीक है, establishment of egalitarian society through the rule of law is the basic structure of the constitution. Now the next is Minerva Mills versus Union of India 1980. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन को कोट किया, और वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर मींस टू एन एंड द एंड इज डीपीएसपी। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए कि क्या बोला है। इट वाज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर मींस टू एन एंड, ई एन डी एंड अब ए एन डी, फिर दोबारा से ई एन डी इज डीपीएसपी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अब ग्रैनविले ऑस्टिन की बुक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। अब ये कुछ स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट इन जूरिस्ट ने दिया है। ग्रैनविले ऑस्टिन, जूरिस्प्रूडेंस में आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इनकी एक बुक थी, कौन सी बुक का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। इस बुक में इन्होंने डीपीएसपीज के बारे में क्या बोला? इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज टुगेदर, ठीक है, एक साथ कॉन्स्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बी आर अम्बेडकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनके स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने बोला कि डीपीएसपीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत बार आ जाता है, ठीक है, कि किसने बोला था कि डीपीएसपीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट वाज सेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डीपीएसपीज. So now we will move forward towards the distinction towards the relationship between part 3rd and part 4th of the Indian Constitution. So to study the relationship between part 3rd and part 4th of the Indian Constitution, we must primarily discuss with the distinction between part 3rd and part 4th of the Indian Constitution. Relationship को समझने के लिए distinction का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। So सबसे पहले है part 3rd, part 4th, fundamental rights and DPSPs. Part 3rd जो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स लिमिटेशंस ओवर स्टेट्स एक्शंस, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या प्रोवाइड करता है? लिमिटेशंस ओवर द स्टेट्स एक्शन। बेसिकली स्टेट के ऊपर ये लिमिटेशन लगाता है कि आपको ये काम नहीं करना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है स्टेट को कि आपको ये नहीं करना, वरना इससे इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको? टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्टिशिएबल। मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। अगर इसका वॉयलेशन हुआ तो वी कैन फ्रीली मूव टू द कोर्ट। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल। ये केवल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये केवल पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं स्टेट को, ठीक है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंजंक्शंस। नेगेटिव ही तो है, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं तो नेगेटिव ही तो हुए कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दीज आर पॉजिटिव कमांड्स। स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ये क्या हुए? पॉजिटिव कमांड्स कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है,
ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स का सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल है, ठीक है। और इसका क्या है, स्टेट और सोसाइटी एज अ होल। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस किसके पास दिए जा रहे हैं, मतलब किसको दिए जा रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं स्टेट को और सोसाइटी एज अ होल को। और ये फंडामेंटल राइट्स किसको दिए जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल को। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर 6 तक, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ही तो हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका जो स्कोप है वो नैरोअर है और इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। अब वाइडर कैसे, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब चीज कवर हो जाता है इसमें डीपीएसपीज में, तो इसलिए इसका स्कोप वाइडर है और फंडामेंटल राइट्स का स्कोप जो है वो नैरोअर है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। अब फंडामेंटल राइट्स का डिस्टिंक्शन पढ़ने के बाद हमें रिलेशनशिप में क्या समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ऑल्दो हमें इसका डिस्टिंक्शन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्शन इज नॉट रियल, ठीक है। सो हमें ये इससे रिलेशनशिप समझ में आता है। तो अब हम पढ़ने वाले सारे बेयर एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है, मतलब डीपीएसपीज के सारे प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन, और सेम कैसी होगी जैसे कि हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी, ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या है, प्रिंसिपल्स। अब जो मैं एक एक वर्ड आपको बताऊंगी आपको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, वो आपको क्रोनोलॉजिकली वे में याद करने में इजी रहेगा। जैसे कि आर्टिकल 36 का मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन, आर्टिकल 37 का प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कैसे, बस इतना याद रखो, नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, आर्टिकल 37 में नॉन जस्टिशिएबल प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 38। अब 38 थोड़ा बड़ा है और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको जितना पढ़ना है वो मैं आपको सब बताती रहूंगी और इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 38 इज स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1, द स्टेट शेल strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Basically ये बोलता है कि welfare of the people is the important supreme philosophy, ठीक है, जो कि स्टेट को enhance करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 2, ये बोलता है इनइक्वालिटीज इन इनकम, एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, मतलब कि हमें सारे इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये क्लॉज 2 बोलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 39। तो 38 क्या है, 38 में क्या अंडरलाइन करना है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 39 क्या बोलता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बता दी गई हैं जो कि स्टेट को फॉलो करनी है। कौन कौन सी हैं, आर्टिकल 39A। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग। ये स्टेट को कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा है कि आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और वो कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, तो वो है ए, that the citizens, man and woman, equally have the right to an adequate means of livelihood. सबको कमाने का अधिकार है, सबको अपने लाइवलीहुड का राइट है, ठीक है। मतलब स्टेट को सबको, मैन वुमेन सबको इक्वली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना लाइवलीहुड को अर्न कर पाए, ठीक है, स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी आ गई। सेकंड इज B, that the ownership and control of the material resources, material मतलब natural, of the communities are so distributed as best to subserve the common good. ये बोलना चाहता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका भला हो, ठीक है। C is that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth. Basically ये बोलता है C is concentration for wealth, C कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी या एक ग्रुप के हाथ में सारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इज डी, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इक्वल पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 डी। अब इससे हमें क्या पढ़ना है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जब भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आएगा तो हमें किसके ऊपर जाना है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये एक्ट इसलिए इनेक्ट किया था, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, चाहे मैन हो वुमेन हो कोई भी हो, ठीक है, उसको भी इक्वल, जो अगर वो इक्वल वर्क कर रहा है तो उसको भी राइट है इक्वल पे का, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ केस लॉज, जो कि है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बोला गया कि ऑल्दो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इसे हम डीपीएसपी में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक है डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंट ऑल्दो आर्टिकल 39 डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट it is a DPSP's, it imposed a positive obligation over the state to implement this equal pay for equal work, ठीक है। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। नेक्स्ट केस हमारा आता है गृह कल्याण केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आपको नहीं लगता कि इसको हमें इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 14 जो था हमारा इक्वालिटी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, तो आर्टिकल 14 की लाइट में हमें आर्टिकल 39 डी पढ़ना चाहिए। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ गृह कल्याण केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 की लाइट में हमें आर्टिकल 39 डी पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 39 डी। अब आते हैं आर्टिकल 39 ई, that this health and strength of workers, man and woman, and tender age of children are not abused, ठीक है, and that the children are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age and strength। बेसिकली टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन जो होती है उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये वाला क्लॉज। ये बोलता है कि बच्चों को ऐसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होना चाहिए जहां पर जो कि उनके एज के लिए अनसूटेड हो, ठीक है। और एफ क्या आता है, वो यूथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्या हुआ, अंडरलाइन करो, चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए, मतलब कैपिटल ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब ये क्लॉज, मतलब ये जो आर्टिकल है, ये किससे इंसर्ट किया गया था, तो दिस वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, अच्छा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज आल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अच्छा, और इसी अमेंडमेंट से ये बोला गया था कि सारे डीपीएसपीज, ऑल डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे डीपीएसपीज आर सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स। इस अमेंडमेंट से ये बोला गया था, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको पिछले वाले में क्या बताया थी, 25th अमेंडमेंट में केवल ये बोला गया था कि आर्टिकल 39 बी एंड सी, जैसे ये बी है ना, ऐसे बी एंड सी, केवल वही दो आर्टिकल आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। तो केशवानंद भारती केस में उसको वैलिड कर दिया। लेकिन 42nd अमेंडमेंट से ये बोला गया कि सारे के सारे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से सुपीरियर हैं। सो दिस वाज हेल्ड इनवैलिड, ठीक है। दिस वाज हेल्ड इनवैलिड बाय द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, ठीक है। अच्छा, अब फ्री लीगल एड को हम इंश्योर कैसे करेंगे, तो पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसका जो कम इनटू फोर्स ऑन 1995। इस एक्ट के थ्रू फ्री लीगल एड को एनहांस किया गया। इस एक्ट के थ्रू एट अ डिफरेंट लेवल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, सेंट्रल लेवल पे अलग, ठीक है। तो ये अथॉरिटीज इस एक्ट ने
बॉडी बनाई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग बॉडी, स्टेट लेवल पर अलग बॉडी जो कि फ्री लीगल एड को प्रमोट करेगी, और सेंट्रल लेवल पर अलग बॉडी। अब हमारा इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। ये केसेस आपको जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये केसेस आपको जरूर प्रीलिम्स में दिखने के लिए मिलेंगे। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड दैट राइट टू फ्री लीगल एड इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ which is implied in Article 21 of the Constitution. Article 21 of the Constitution, that is right to life and personal liberty. तो उसने ये बोला इस केस में कि ये आर्टिकल 39A is the part of Article 21, ठीक है। और एमएच होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या बोला गया था कि आर्टिकल 39A is a part and parcel of Article 21 of the Constitution of India. This was held in the case of एमएच होस्कट versus state of महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज, अच्छा, फ्री लीगल एड पढ़े और हुसैनरा खातून ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, इस केस में ये बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, कि जिसके पास अपना एडवोकेट लाने की क्षमता ना हो वो क्या कर सकता है, स्टेट से रिक्वेस्ट करे कि वो उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड करा जाए अपनी चीजों को आगे रखने के लिए, ठीक है। सो इस केस में इसको आर्टिकल 39A को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, आर्टिकल 39A अब हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 40 में अंडरलाइन करो विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत, सबसे पहले हमें क्या याद आएगा इससे, गांधीयन आइडियोलॉजी। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. ठीक है, स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें, मतलब ऐसी पावर्स है उसको कि वो अपना काम कर पाए, अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली कर पाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41, राइट टू वर्क। अंडरलाइन करो राइट टू वर्क, टू एजुकेट, बस अंडरलाइन करना राइट टू वर्क, ठीक है। उसका आगे पढ़ो, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू हेल्थ। बेसिकली यही बोला गया इस केस में कि स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, ओल्ड एज, इन सबको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपना चीज कर पाए, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 में हमें क्या अंडरलाइन करना है, मैटरनिटी रिलीफ। हमेशा याद रखना आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। आई थिंक इसमें इतना ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, जहाँ समझाने लायक है वहां मैं आपको खुद बता रही हूँ चीजें, ठीक है। आर्टिकल 43 को अंडरलाइन क्या करना है, लिविंग वेजेस एसेट्रा फॉर वर्कर्स। तो इसमें वही है कि वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक से, ये सब होना जरूरी होना चाहिए। आर्टिकल 43A इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43A कौन सी अमेंडमेंट से आया है, 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। आर्टिकल 43A में क्या अंडरलाइन करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, भाई पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अंडरलाइन करो, और ये कौन सी अमेंडमेंट से आई है, 97th अमेंडमेंट एक्ट से आया है। आर्टिकल 44 इज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस। अब हमें आर्टिकल 44 का हमेशा किसके साथ रीड करना चाहिए, तो आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2A एंड B के साथ, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है ना, तो आर्टिकल 44 इज यूसीसी। अब आर्टिकल 44 जो है उसके अंदर कुछ केस लॉज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ऐसी पहली कौन सी स्टेट थी जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया, ऐसी कौन सी दूसरी स्टेट है जिसकी यूसीसी की मीटिंग चल रही है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आर्टिकल 44 इज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि
सबका कोड, सबका जो गवर्निंग कोड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ऐसे मुस्लिम लॉ, शरीयत लॉ, ये सब अलग अलग नहीं होना चाहिए। सबका मैरिज हो, अडॉप्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे हमारे सबके लॉ सेम होने चाहिए, पर्सनल लॉज प्रिवेल नहीं होने चाहिए, दैट इज यूसीसी। अब इसमें हमारा केस आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum 1985. What was held in this case? Wherein Supreme Court emphasized that common civil code will promote the national integration by removing conflicting ideologies. ठीक है, conflicting ideologies को ये सप्रेस करेगा, ठीक है, और क्या प्रमोट करेगा? नेशनल इंटीग्रेशन को ये ऊपर लाएगा और सप्रेस क्या करेगा? कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज को, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट केस सल्ला मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस केस में यही बोला गया कि जो आपके रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, जो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो सब अलग होने चाहिए। किससे? नेशंस के डेवलपमेंट से, ठीक है। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ सल्ला मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस हैं यूसीसी के। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 45 पे आ गए। अब हम 45 में क्या है, क्या अंडरलाइन करना है? अर्ली चाइल्डहुड केयर को, ठीक है। प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन आ जाता है कितने साल तक का, तो उसमें 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, ऐसे ऐसे आ जाते हैं ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 6 ईयर्स। The state shall endeavor to provide early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years. ठीक है, complete education and education for all children until they complete the age of 6 years. Article 46 is promotion of educational and economic interests of scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections. Underline क्या करना है? Scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. मतलब उनका एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी को ऊपर लाना है। किस किस की? शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को। आर्टिकल 47 को हमेशा कैसे याद रखना है? वो वाला गाना है ना हनी सिंह का, लक 27, क्या है वो, लक मतलब 47 वेट कुड़ीदा, ठीक है। तो उससे ये हमेशा याद रखना। आर्टिकल 47 इज न्यूट्रिशन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कुछ खाने पीने से तो वेट बढ़ता है, तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पीपल को, अपने सिटीजन्स को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, मतलब लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनके लिए न्यूट्रिशन का लेवल फिक्स करें एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है उसको भी ऊपर लेके आए, उसको भी अपग्रेड करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 से हमेशा क्या याद रखना है आपको? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। आर्टिकल 48A, ये क्या, इसमें क्या अंडरलाइन करना है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें ये अंडरलाइन करना है। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स, अंडरलाइन करो मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वही मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इन सब ताजमहल और ये हो गया आपका कुतुब मीनार, इन सबको, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं और इन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा नहीं उसपे दीवारों पे कुछ कुछ जाके लिख दिया, शीना लव्स मीना, सॉरी क्या कहते हैं, अंकित लव्स मीना, ऐसा ऐसा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50, जो कि है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एंड लास्ट वन इज आर्टिकल 51, जो कि है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये वाला आर्टिकल कैसे आता है? आर्टिकल 51 ये ऐसे, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? नहीं, ये वाला आर्टिकल कैसे आता है कि ये आपको ऑप्शंस दे देगा और ये बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकली वे में लगाओ। आर्टिकल 51 प्रोमोट्स, सबसे पहले बी वाला ऊपर दे देगा, ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। ये तो ए इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी इज maintain just and honorable relations between nations, third is foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another, and the last one is encourage settlement of, last में settlement है, of international disputes by arbitration,
ठीक है, सो ये थे हमारे फाइनल डीपीएसपी जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए, जो मैंने अंडरलाइन करा बस उसको आपको ऐसे मेमोराइज तो करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था कि आर्टिकल 36 डेफिनेशन, आर्टिकल 37 प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 39 में इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो आ जाएंगे, आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड, ये ऐसे करके आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। और मेरी बात मानो, अगर आपने ये ऐसे किया और उसे थोड़े थोड़े दिनों में रिवाइज भी किया तो अभी आपको मेरी तरह एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि आर्टिकल मतलब डीपीएसपी यहाँ पर पार्ट 4 में है, लेकिन पार्ट 4 के अलावा कहीं और भी डीपीएसपी मेंशन है, वो कहाँ पर है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता होते हैं। वो है डायरेक्टिव्स अदर देन डीपीएसपी, आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A एंड आर्टिकल 351। अब इसको भी एक बार क्रिस्प में हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 335 क्या बोलता है? आर्टिकल 335, ठीक है, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। The claims of members of scheduled castes and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के क्लेम्स को, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस भी रखे हैं, ठीक है, तो हमें ये सब चीजों ने प्रोवाइड तो करनी है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन साथ में स्टेट को क्या देखना चाहिए, ये कोई राइट नहीं है, ठीक है, ये डीपीएसपी है, इस बात का याद रखना। लेकिन स्टेट, ठीक है, तो ये हमें उनको रिजर्वेशन तो देने हैं, लेकिन साथ में हमें क्या देखना है कि हम इस चीज से हमारी एफिशिएंसी, ये लिखा है ना आगे, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक डीपीएसपी है। स्टेट के लिए बोल रहे हैं ना कि स्टेट को ऐसा करना है, रिजर्वेशन तो प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को देख करके करना है, ठीक है, देख करके उनको रिजर्वेशन देना है। आर्टिकल 350A क्या बोलता है? अब नाउ कम टू आर्टिकल 350A। फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है, वही है। इट शैल बी endeavor of every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to the linguistic minority groups. जितने भी चिल्ड्रन हैं एट द प्राइमरी स्टेज, उनको फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है? इन द मदर टंग। आर्टिकल ये भी हमारा डीपीएसपी है। फिर नेक्स्ट इज आर्टिकल 351, ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, आर्टिकल 351। तो ये डीपीएसपीज हैं सारे जो कि हमने पढ़े आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और साथ में ये अलग से डीपीएसपीज हैं 3, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस पढ़ लेते हैं, तो बस, और इतना सफिशिएंट है आपके लिए डीपीएसपीज के लिए। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केस लॉज ऑफ डीपीएसपीज, और इन केस लॉज के साथ आपका डीपीएसपी का चैप्टर खत्म होने वाला है। और जो भी मैं केस लॉज बताऊंगी, केवल उतने केस लॉज आर मोर देन इनफ। अगर आप इससे ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सब भूल जाओगे। तो जितने केस लॉज मैं बता रही हूँ, केवल उतने ही अच्छे से पढ़ लेना और उतने ही अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, इनसे अलग केस लॉज नहीं आते हैं, ठीक है। State of Madras versus Sampakaram Dorairajan 1951. In this particular case, it was held by the Supreme Court that fundamental rights have precedence over the DPSPs. Fundamental rights have precedence, ठीक है, over the DPSPs. मतलब fundamental rights are superior than the DPSPs. It was held in this case. Next is Re-Kerala Education Bill 1958. ठीक है. In this case, it was held by the Supreme Court that fundamental rights and DPSPs both are important for the development of the society. ठीक है, both are important for the development of society. Next is केशवानंद भारती केस एंड यूनिकृष्णन केस। इस केस, इन दो केसेस में ये बोला गया था, अच्छा 25th अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसमें केशवानंद भारती केस में उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। साथ में ये वाला जो केस है, इन दोनों केस ने क्या बोला? इट वाज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कौन से केस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ये बोलता था कि सारे डीपीएसपीज हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है। तो उसको 42nd अमेंडमेंट को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया? तो वो था आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ठीक है। और साथ में इस केस ने क्या बोला, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर द fundamental rights and DPSPs are the harmony and balance between the fundamental rights and DPSP। इस केस में मतलब ये बोला गया कि there should be harmony and balance between the fundamental rights and DPSPs। हार्मनी और बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज के बीच में। ठीक है। तो ये सारे केस लॉज थे जिनके बेसिस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं अधिकतर। और इसी के साथ हमारा डीपीएसपी का चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही लॉ को अच्छे से याद करने के लिए लॉ विद्या को फॉलो करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।